हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपीसीएस किंगडम। एज यू नो, हम लोग कर रहे थे बीपीएससी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त कर लिया है और मिडाइवल हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो गया है। और आज ये हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसका पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो शाही पत्राचार से एकदम बकवास बात। विदेशी विभाग से नहीं, रक्षा विभाग से, यही सही होगा। ठीक है, देखते हैं। दीवाने अर्ज जो है ये सल्तनत कालीन सैन्य विभाग था, है ना। दीवाने अरिज या अर्ज बोलते थे, और इसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? अर्ज मामलुक। ठीक, और यह सैन्य मामलों का प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह इक्ताधारकों द्वारा रखी गई सैन्य टुकड़ियों को क्या करता था? निरीक्षण करता था। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिख गया खुम्स, इसको तुरंत ही काटूंगा, क्योंकि खुम्स जो है ये वार बूटी है, यानी कि लूट का धन है। जो लूटा जाता था युद्ध के बाद, वो जो धन होता था उसे कहते थे खुम्स। ठीक है, तो दूसरा अगर हम काटते हैं तो कौन कौन सा हमारा ऑप्शन बचता है एक बार देखते हैं। दूसरा गया यहाँ से और दूसरा यहाँ से गया, एक तो पहला बचा और तीसरा बचा। ठीक है, तो खराज तो है ही है, उस्र और मुक्तई ये भी हैं, तो हम ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं। सही है, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एक्सप्लेनेशन में इम्पॉर्टेंट बात दिख रही मुझे, ये खुम्स के बारे में लिखा, इसने क्या लिखा? युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त वही वार बूटी। ठीक है, लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा हो जाता था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम क्या हुआ और मोहम्मद तुगलक के टाइम, इनके दोनों के टाइम 4/5 भाग जो था ये राजकोष में दिया जाता था और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। ठीक है, ठीक है। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया, यानी कि वही लूट के धन से कोई हिस्सा नहीं लिया। नेक्स्ट वन, जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित, ठीक है, राज्य कानून से, मनसब प्रणाली के नियंत्रण वाले कानून से, और टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से। ठीक, जवाबित भी ये राज्य कानून से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो जवाबित है इसका संबंध राज्य के कानून से था। ठीक, और इसके बारे में और कोई बात लिखी नहीं गई है, कोई डिटेल नहीं दी गई है। ठीक, तो इतना याद रखते हैं कि जवाबित जो है ये राज्य के कानून से है। ठीक, नेक्स्ट वन, अगला है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी गांव में बोलते रहते हैं ना, बहुत चौधरी बन रहा है, तो एक जो गांव का सरपंच होता है उसको मुकद्दम या चौधरी बोलते थे। सही है, हाँ ठीक बात है। नेक्स्ट वन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जित्तल। देखिए, टंका, ससगनी और जित्तल कह रहा किन धातुओं के हैं? ठीक, तो कापर, एक तो तांबा होता था प्लस एजी यानी कि सिल्वर होता था, इन दोनों का जो है मिल के बनता था। ठीक है, तो चांदी और तांबा पे जाया जा सकता है पहले ऑप्शन के साथ। ठीक, सल्तनत कालीन 2 मुद्राएं हैं, एक जीतल और दूसरा टंका। ठीक है, टंका पता ही आपको किसके कार्यकाल में चलाया गया था? जीतल और टंका। ठीक, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक था, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जित्तल प्रचलित कराया। ठीक है, ससगनी भी चांदी का ही सिक्का था। टंका एवं जित्तल का अनुपात, अच्छा एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक बार तो उत्तराखंड पीसीएस ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। ठीक, इसका अनुपात कितना है? 1:48। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य से कुछ क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया भाई? किसने बनवाया नहीं पूछा है, ये पूछा है कि क्या है। क्या है भाई? मस्जिद है। और क्या था? अगर मैं पूछूं एग्जाम में क्वेश्चन आए क्या था, तो वो एक संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, 2.5 दिन में कोई झोपड़ा कैसे बनता है? जो बनाया है ऐबक ने, उसको तुड़वा के ऊपर जो है थोड़ा सा कारीगरी करवा दिया और जो है मस्जिद का निर्माण करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक,
उलूग खां, रजिया सुल्तान। भाई इसमें एफएसटी का नाम नहीं दिया गया, फिरोज शाह तुगलक का। और कह रहे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसको लगाया जाए? इल्तुतमिश को लगा दिया जाए, क्योंकि ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बना था ये कुतुब मीनार, है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है। ए ही ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में क्या है, इल्तुतमिश ही है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूरा हुआ, ठीक है। यही पूछ ही रहा है वो। जो प्रसिद्ध सूफी संत अभी हमने बताया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। और ये गोलाकार 5 मंजिला इमारत है, ठीक। फिरोज शाह, ये आया फिरोज शाह तुगलक एफएसटी के शासनकाल में इसकी जो चौथी मंजिल है इसको काफ़ी हानि पहुंची थी। दरअसल यहाँ बिजली गिर गई थी, ठीक है, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। इसीलिए मैं एफएसटी को ढूंढ रहा था, ठीक है। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान उलूग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया था। अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला, ये सब किसका है भाई? ये अलाउद्दीन खिलजी का है। इसका निर्माण किसने कराया था? खिलजी ने कराया था, ठीक। ठीक है, कैसे बना हुआ है ये लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा निर्मित है। 1311 में ईस्वी में बन के ये तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पे एक गुंबद है। इसकी चारों दीवारों में एक मेहराब प्रवेश द्वार है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया हमारा। अब हम दिल्ली सल्तनत में इंटर कर जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के साहित्य में, मतलब दिल्ली सल्तनत में कब से इंटर किए हुए हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला क्वेश्चन है वो है तबकाते नासरी का लेखक कौन है। साहित्य से पहला क्वेश्चन है तबकाते नासरी। तो नासरी का नाम आया तो मिनहाजुल सिराज होगा, ठीक है। ये किताबें बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आती रहती है, ठीक। जैसे जियाउद्दीन बर्नी की क्या है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है। ऐसे सारे लोग की जो किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो देखेंगे अभी आगे, ठीक। एक ही जगह सारी चीज़ें बताने लगेंगे तो भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा। तबकाते नासरी जो है मिनहाजुल सिराज का था, ठीक। जो सुल्तान किसको समर्पित था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, नसीरुद्दीन को समर्पित था, ठीक। अध्याय याद करने की ज़रूरत नहीं, 23 अध्याय हैं। ये पूछा जा सकता है अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया था, हालांकि ये सब चीज़ें पूछता नहीं अभी, ठीक। एच.जी. रावर्टी ने जो है इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। हाँ, ये चीज़ें पूछ सकता है कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन इसमें मिलता है। और मिनहाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वन, मोरक्को का जो यात्री है कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। मोरक्को से कौन आया था, इब्न बतूता। कह रहा है इसका इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो भाई रेहला लिखा था इसने, रेहला, ठीक। इसमें रेहला लिखा था, ठीक है, मोरक्को का था, ठीक है। सारी चीज़ें होगी मोरक्को का था। बस इतना इम्पोर्टेंट बात और देख लीजिए कि इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की है, ठीक। तुगलक कालीन जो नीतियाँ थी उसकी आलोचना की है। नेक्स्ट वन, 12 मासा किसकी रचना है, अमीर खुसरो की नहीं है भाई, ये इशामी की नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये, ठीक। रसखान का भी नहीं है। 12 मासा की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। जायसी ने और क्या क्या लिखा है, जायसी के सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, पद्मावत, ठीक। और इनकी और भी रचना है, अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक। इन सब में बोल रहा है कि पद्मावत जो है हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें कोई शक तो है नहीं। नेक्स्ट वन, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की। ज्ञान दीपक, भाई इसका कोई आइडिया नहीं मुझे, तो देख लेते हैं किसने की। ऑप्शन दिया है बी, दरिया साहब। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। संत दरिया साहब ने, कौन, संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की। अच्छा, ये पूछा क्यों है, वही मैं भी सोच रहा था, वाई दिस क्वेश्चन। तो ये बिहार के रहने वाले थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान दीपक की रचना कौन की थी, तो संत दरिया साहब ने की थी। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी की सेना के ये मुखिया भी थे, ठीक। किसके, सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी की सेना के ये मुखिया थे। इनकी दरगाह भी उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन सकता है, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन, चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। भाई चचनामा तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा ही नहीं।
क्या पूछ लिया? अच्छा, अनुवाद किसके द्वारा किया गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ, चचनामा के लेखक का नाम ही नहीं पता है। तो कह रहा फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? मेरे ख्याल से मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अनुवाद सही बात है। चचनामा का फ़ारसी अनुवाद जो है ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी ने किया है। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। चचनामा 680 से 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का वर्णन करता है। ठीक, तो इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, और इस पुस्तक का फ़ारसी से अंग्रेजी में अनुवाद 1900 ईस्वी में किसने किया था? तो खलीज बेग फ्रेडुन वग ने किया था। खलीज बेग फ्रेडुन वग ने किया था। नेक्स्ट वन, तारीख़ फ़िरोज़ शाही आ गया। किसने लिखा था? तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है लिखे हैं ये, एक तो बर्नी है, बर्नी का नाम दिया ही नहीं है। तो जो दूसरा नाम है शम्स सिराज, इन्होंने भी तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है। टॉपिक अलग अलग है, ठीक है, लिखा वही है, नाम वही है। ठीक, तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स सिराज कह रहा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स सिराज अफ़ीफ़ और ज़ियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है। ठीक, दो अलग अलग फ़ारसी ग्रंथ हैं जिसका शीर्षक समान है, यही मैं भी बोल रहा था। नेक्स्ट वन, भारत में कागज़ का प्रयोग कब किया गया था? भाई मुझे नहीं पता कब किया गया था, देखते हैं कब किया गया था। ऑप्शन है 12वीं 13वीं, शायद इसे भी नहीं पता है क्योंकि स्टार लगा दिया है। तो 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं शताब्दी या इनमें से एक से अधिक। ठीक, तो अर्लीस्ट ले लें क्या? 12वीं शताब्दी, देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। कह रहे भारत में कागज़ का प्रयोग जो है लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी और पहले जाना था के दौरान आरंभ हुआ। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज़ पर लिखे गए दस्तावेज प्रकट होने लगे। 12वीं 13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज़ का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी ए माना है। ए मतलब वही 12वीं शताब्दी, लिस्ट वाला ही मान लिया। ठीक है, उत्तर भारत एवं डेक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में अब बात करेंगे। कह रहा है बहमनी राज का संस्थापक कौन था? भाई तो बहमनी राज का संस्थापक हसन गंगू, ये अलाउद्दीन हसन ही तो हसन गंगू है। ठीक है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? हसन गंगू ही था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेक्कन के अमीरान सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और जफ़र खां, जिसे हसन गंगू भी बोलते हैं, 1347 से 1358 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इस सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया और 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। इसने क्या किया कि गुलबर्गा, किसको? गुलबर्गा, एग्जाम में ये गुलबर्गा से क्वेश्चन आता है। गुलबर्गा को अपने नौ संस्थापित साम्राज्य की क्या बनाई? राजधानी, पूछता है राजधानी। ठीक, उसका नाम क्या था? तथा उसका नाम क्या रखा भाई? आसानाबाद रखा। ठीक, अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था, है ना। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की प्रथा अपनाई। ठीक है, द नेक्स्ट वन देखते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन से अब क्वेश्चन आ जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो भैया ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। चिश्ती उश्ती के होते, चिश्ती लगा होता है, ऋषि फिरदौसी, इन सब संप्रदाय के ना होकर ये सुहरावर्दी संप्रदाय के हैं। इम्पोर्टेंट है। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। सुहरावर्दी संप्रदाय ना, ये धन उनको एक्सेप्ट करते थे। ठीक, इनको दिक्कत नहीं थी धन उनसे। देखते हैं भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय जो था ये शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी आदि जो है हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर, है ना, सुखमय जीवन पर बल देते थे। अभी हमने बताया धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। ठीक, एक्सेप्ट कर लेते थे लोग। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, कह रहे, अपनी वाणी
को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। पहला है। और देख लेते हैं, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। ठीक है। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट वन, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। ठीक है। एक समान विशेषता पूछ रहा है, एक समान विशेषता। भाई सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ए लग रहा है। देखते हैं इनको क्या लग रहा है। सही बात है, इनको भी ए ही लगा। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उनमें से बहुत ने देश का भ्रमण किया और वो कई प्रकार के लोगों से मिले। उनके विचार भिन्न थे। इन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं में उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे, है ना, रीजनल लैंग्वेज में देते थे भाई, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश को आसानी से समझ सकें, है ना। ये बात तो जग जाहिर है। नेक्स्ट वन, नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। देखिए भाई, नाथपंथी, ना से नाथपंथी, ना से नाथ, उत्तर भारत में। नाथपंथी जो है कहाँ थे, उत्तर भारत में। ठीक। नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग, निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। क्या? मोक्ष का मार्ग, निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए उन्होंने योगासन, श्वास, व्यायाम और ध्यान जैसी विधाओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति किए मार्ग की वकालत की। ठीक है। द नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। ठीक। बिहार में कदरिया, नो कलंदर, ये है फिरदौसिया। ठीक, फिरदौसिया होना चाहिए। तो फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। इस सिलसिले से संबंधित एक प्रमुख जो है सूफी संत है, उनका नाम है शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी। ठीक, मनेरी नाम ध्यान रखना। शेख मनेरी जो हैं ये बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। ठीक। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं मुग़ल डायनेस्टी पे, मुग़ल वंश पे। तो सबसे पहले बाबर को पढ़ना होगा। ठीक। कह रहा है मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर ही रहेगा। है कहाँ, यहाँ है। ठीक, बाबर है। ठीक है भाई, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है मुग़ल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा था। ठीक, चंगेज खां जो था मंगोल, जो कि बहुत क्रूर हुआ करते थे, जानते ही आप लोग, उसके द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा था। इसके अधिकार के मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। ठीक है। ठीक है। बाबर हाफ मतलब कि मंगोल साइड का था, हाफ तुर्क था, है ना, मदर और फादर की साइड से अलग अलग था। नेक्स्ट वन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। देखिए यहाँ मुख्य लगा दिए गया है। देखते हैं, इसकी घुड़सवार सेना, ठीक बात हो सकती है। इसकी सैन्य कुशलता, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक। तुलगमा प्रथा, देखिए ये सब तो सैन्य कुशलता, इसमें ब्रॉडर टर्म हो गया ना। तुलगमा प्रथा तो इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक, तो अगर ये है भी तो फिर कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन बी बनेगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोलता है। पानीपत की लड़ाई में 21 अप्रैल 1526, कब 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। ठीक, बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवशून्य व्यक्ति था। बाबर खुद लिखता है, क्या लिखता है, वह अनुभवहीन व्यक्ति था। क्या कहता है वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। ठीक है। नेक्स्ट वन, कह रहा है विचार करना निम्नलिखित पे। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ है भाई, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, पहली बात कर रहा है ये, कह रहा है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। देखिए भाई, बारूद और ना बाबर के बहुत पहले से इंडिया में मौजूद है। ठीक, तो बारूद का आगमन जो है हम गलत काट देते हैं। कह रहे हैं मेहराब व गुंबद, ना मेहराब वहराब हमने बताया ही था भाई, बलबन के टाइम में अपीयर होता है। तो मतलब कि ये तो आपका दिल्ली सल्तनत में ही है, मुग़ल में आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दो गलत हो गए, एक और दो। कह रहा है तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई इसके आने से।
ठीक बात है। हाँ, कैनान्स इसके टाइम में शुरू हुए थे, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 ऑप्शन होना चाहिए सही, देख लिया जाए। 3-4, हाँ ठीक है, 3-4 ऑप्शन सही है। ठीक, अभी देखिए हमने बताया था बाबर जो है अलग साइड से था, ठीक, मतलब कि पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक है, बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक, सारी चीज़ें वही है, बाकी जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सारी बातें हो चुकी हैं। बस इतना इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोप खाना तैयार कर लिया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कह रहा है बारूद का आगमन जो है बाबर के आने से पूर्व हो चुका था। ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मेहराब तथा गुंबद तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो चुका, सारी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट वन, बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, हुमायूं और शेर शाह। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बारे में अगला है। तो कह रहा है इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो किसने किया होगा हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था भाई? शेर खान ने। ठीक, शेर खान ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि शेर खान ही तो शेर शाह है। बंगाल अभियान के दौरान शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। ठीक, और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि को अर्पित करेगा। नेक्स्ट वन, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को, जो सैन्य टुकड़ियाँ थी उनको 200, 250 यानी 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो भाई ये काम जो है ना, ये शेर शाह ही करता है। ठीक, और ये चीज़ें अकबर के टाइम में भी देखने को मिलती हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो जाएगा नहीं, इसमें शेर शाह ही कर देते हैं। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसने ई ही मान लिया है क्या? ई मान लिया है। और किसको ले लिया इसने? शेर शाह, सिकंदर शाह, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह इसका बेटा था, तो इस्लाम शाह को भी ले लिया है वो। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हो गई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ठीक है भाई, शेर शाह के समय में भी यह सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका ऑप्शन ही माना है। मुझे तो लगता है कि ये डिवाइडेशन का प्रचलन अकबर के भी टाइम में था। ठीक है, इसमें इसने मेंशन नहीं किया है। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? देखिए मुझे पता नहीं है कब किया, अब इसका देख लेते हैं कब है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरा रखा था। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। कब? 1531 में। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? भाई ये आसान है, शाह बेगम, हाजी बेगम। ये जो हाजी बेगम थी ना, हाजी बेगम, इन्होंने ही निर्माण कराया था अपने पति के लिए मकबरे का। ठीक, देख लेते हैं। हाजी बेगम जो है, जान ही रहे किसकी बेगम है, हुमायूं की बेगम है। इन्होंने जो है मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 62 ईस्वी में कराया था। ठीक है, इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्ज़ा गियासी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था और यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये मकबरे का जो है शैली क्या है? 4 बाग शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट वन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध सही क्रम बताना। भाई ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहता है किसी भी एग्जाम में। भाई चौसा, देवरा, ये देवरा बाद में कैसे लिखा है? गलत हो जाएगा। देवरा, कन्नौज, चौसा। भाई पहले तो चौसा आता फिर कन्नौज, तो ये भी गया। ठीक, सरहिंद, लास्ट युद्ध पहले लिखा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है, चौसा कब लड़ा गया था? भाई चौसा का युद्ध बार बार एग्जाम में पूछता है। चौसा जो है 39 में है। ठीक, 39 में। और कन्नौज कितना है? कन्नौज जो है 40 में है। ठीक,
39 और 40, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। सही है, सही बात है। कह रहे 1532 में गोमती नदी के तट पर स्थित दौरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। ये देखिए, मैंने कहा चौसा से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। चौसा 1539 ईस्वी में। ठीक, जाहिर सी बात है हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है लड़ा जाएगा, और जो है हुमायूं को शेरशाह ने पराजित कर दिया था। ठीक है, इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, निजाम नामक भिश्ती ने जो है हुमायूं की जान बचाई थी। और चौसा की इस विजय से शेर खां ने खुद को क्या कर लिया भाई, बोला कि हम जो है आज से शेर खां नहीं, आज से हम शेरशाह हो गए। ठीक, और इसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गई। उसने जो है फरीद अल दीन शेरशाह की पदवी धारण कर ली और अपने नाम का खुद पढ़वाया और सिक्के भी चलवा दिए। 1540 में कन्नौज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बताया कन्नौज या बिलग्राम, कोई भी नाम ले ले, इसका युद्ध हुआ। ठीक, इसमें भी हुमायूं को शेरशाह ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। विवश होकर क्या हुआ कि वो, एक सेकेंड, विवश होकर ये जो है एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकता रहा। और 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम जो बताएं कि देवरा 1532 में, चौसा 39 में, कन्नौज 40 में और सरहिंद 55 में। ठीक, देवरा और सरहिंद भी याद कर लेंगे, देवरा 32 में, सरहिंद 55 में। ठीक, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान, कौन है भाई ऐसा? ये है शेरशाह सूरी। ठीक, अगर आपको नहीं भी आता, टॉपिक यही चल रहा है तो यही आंसर करना होगा। ठीक है, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने, जो बंगाल का शासक था कौन था, नुसरत शाह, इसको पराजित करके, ये भी इसका भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, शेर खां ने हजरत आला की उपाधि ली। और 39 में जान ही रहे हैं कि चौसा का जो युद्ध हुआ उसमें जो है हुमायूं को पराजित करके बोला कि हम आज से शेरशाह हो जा रहे हैं, शेर खां के बजाय। ठीक है। नेक्स्ट वन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत पूछता रहता है बीपीएससी में। सासाराम में स्थित है भाई शेरशाह का मकबरा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास के ज़िले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। और एक लास्ट वाली बात कि कलिंजर जो है 1545 ईस्वी के दौरान घायल होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जो अस्त्र चलाया था कलिंजर में, टकरा के वापस उसी के ऊपर जो है गिर गया था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट वन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? उपज मतलब कि इसको जो है शुरू किसने किया था भाई? जो जब्ती प्रथा थी ना, ये शुरू तो शेरशाह ने किया था, बाकी ये अकबर के भी टाइम में ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। देखते हैं, जब्ती मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। ठीक, सही बात है। ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार माने तो प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है, ओरिजिनेटर यही है। जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव हुए और इसे भी वैज्ञानिक बताया गया। जब्ती प्रणाली भी अकबर के समय के आगे चलकर आईने दहसाला, ठीक, दहसाला सिस्टम अकबर का आप लोग जानते ही ना, उसी का जो है मॉडिफाइड वर्जन था। नेक्स्ट वन, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह के बारे में ऐसा शब्द कौन बोल रहा है भाई? तो बोल रहे हैं H.G. कीन बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों का जो है निर्माण कराया था, बहुत सारी चीज़ें चलाई थी। दरअसल शेरशाह के बारे में टिप्पणी कीन ने प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था और सड़कें, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सड़कें, सराएँ, डाक व्यवस्था आदि में सुधार के संदर्भ में की थी। ठीक है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई। 39 में अभी तो हमने बताया था क्या हुआ था, 39 में क्या, चौसा। ठीक, 40 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं एक्सप्लेनेशन इसके बाद जो है अकबर पे आ गए हम। पहला क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया
को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी कौन? आर.पी. त्रिपाठी ने किसके मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ऐसी बात बोली? तो बोली भाई अकबर के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अभी अकबर को शुरू किया है, ठीक है। और इतनी बड़ी बात अकबर के बारे में बोली भी जा सकती है, ठीक है। मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। द नेक्स्ट वन इज फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध जो बुलंद दरवाज़ा है, क्या बुलंद दरवाज़ा मस्जिद कौन सा? बुलंद दरवाज़ा जो है ये जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? तो ऑप्शन दिया है पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी, ठीक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी, ठीक। बुलंद दरवाज़ा ऐसे दक्षिण में है, ठीक है। जामा मस्जिद का दक्षिणी छोर, ठीक। चलिए पढ़ लेते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण दुनिया जानती है अकबर ने कराया था, ठीक है। कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? भाई हल्दी घाटी में जो सेनापति थे महाराणा प्रताप के वो मुस्लिम थे, ठीक। तो जितने भी सिंह हैं ये हट जाएंगे, हकीम खां को जो है सही मान दो, ठीक। हकीम खां हैं। और उधर उसकी तरफ से अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, सन पूछता है। 1576 में राणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं असफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना का अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी हकीम खां सूर कर रहा था, ठीक। राणा की सेना ने भीलों की छोटी छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। राणा प्रताप की सेना जो थी उसने जो है भील उल सबको शामिल किया था, ट्राइब, ठीक है। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने जो है छापामार युद्ध का सहारा लिया, है ना। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? भाई अकबर ने ऐसा काम किया था, ठीक। अकबर ने बहुत सारे काम किए, जैसे तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, हज यात्रा कर समाप्त करना। तो ये सारी चीज़ों का जो है सन भी पूछा जाता है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को ही जाता है भाई। इसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर कह रहा है पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित घोषित नीति सुलह कुल क्या था भाई? इसमें हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ रहते थे ना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। और धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस को अपनी राजनीतिक आदर्श बनाया और अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, ये सन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर, ठीक। तीर्थ यात्रा पे भी जो कर लगता था। 1564 ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जजिया कब समाप्त किया था? तो 1564 में, ठीक। पहले दास प्रथा समाप्त करता है 62 में, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। अपने इस सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया था कि बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ठीक है भाई। द नेक्स्ट वन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने जो बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था भाई? तो 1576 में ही मिलाया था, ठीक है। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है कि उसका जो पुत्र था दाऊद खां गद्दी पर बैठा और दाऊद खां ने अपने को कहा कि मैं स्वतंत्र शासक हूँ, ठीक है। और पटना के मुग़ल के किले पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने क्या किया कि मुनीम खां और दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुग़लों का आधिपत्य हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। पराजित होने के बाद दाऊद जो है बंगाल भाग गया और किंतु 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। मतलब सन वही है जो राणा प्रताप वाला है ना। नेक्स्ट वन, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भाई दीन-ए-इलाही तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना।
दीन इलाही, इलाही धर्म के अनुसार ही उसने जो है इलाहाबाद का नाम जो है, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा था। ठीक है, हाँ, दीन इलाही कह रहा है अकबर ने 1582 ईस्वी में। कब? 82 ईस्वी में। तौहीद इलाही, भाई तौहीद इलाही ना दीन इलाही का ही नाम है, पहले इसका नाम तौहीद इलाही था, बाद में दीन इलाही हो जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसे सर्वमान्य बनाया था, है ना। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद, मतलब सारे ईश्वर को मानने पे आधारित था। ठीक, इसका प्रधान जो है पुरोहित कौन था? इसका प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। ठीक है, हिंदुओं में केवल बीरबल ही ऐसा था जिसने इसको स्वीकार किया था। ठीक, नेक्स्ट वन जहांगीर। अगला जहांगीर पे चलते हैं। जहांगीर से क्या क्वेश्चन है भाई? मुग़ल शासक के समय जो है, कौन से मुग़ल शासक के समय थॉमस रो आया था? तो भाई जहांगीर के टाइम आया था। ठीक, थॉमस रो। और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, याद है। विलियम हॉकिंस जो है कब आया था? अच्छा, ये सन भी इम्पोर्टेंट है, सन लिखा रहता है कई बार जो है एग्ज़ाम में कि हाँ ऑप्शन में बता दो किस सन में आया था। 1608 से लेकर 1611 ईस्वी की बात है, जब जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम अंग्रेज अग्रदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुग़ल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज़ था ये। और सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब भी दिया था ना, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। और उपाधि देने के साथ साथ आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह भी कर दिया। लो भाई, विवाह भी कर लो। ठीक, और थॉमस रो जो है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा जो है भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से किसे राजगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो वही इंग्लिश खान की उपाधि से किसने? वही विलियम हॉकिंस को। किसको? विलियम हॉकिंस को। ठीक, विलियम हॉकिंस के बाद कौन आया था? रो आया था, थॉमस रो। नेक्स्ट वन, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? भाई देखो, एतमादुद्दौला जो थे, एतमादुद्दौला ये थे कौन? ये नूरजहाँ के फादर थे, तो नूरजहाँ ने इनके लिए बनवा दिया। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन और आता है, एतमादुद्दौला खासकर यूपीपीसीएस में, एतमादुद्दौला का जो है मकबरा जो है किस शैली में बना हुआ है? तो पित्रा दोहरा शैली में बना हुआ है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब पित्रा दोहरा शैली क्या है? जिसमें मतलब कि मान लो कोई कब्र बना है तो उस पर बहुत सारे नक्काशी होंगे, सब सफ़ेद संगमरमर के साथ, उस पर मूल्यवान पत्थर जड़ित होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसे कहते हैं पित्रा दोहरा शैली। ठीक है, तो यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आते रहें इसलिए हमने बता दिया आपको, और इवन यहाँ भी आने का पोटेंशियल है। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने, किसने? नूरजहाँ। अब नूरजहाँ कौन है? पता ही सबको। ठीक है, नूरजहाँ के मध्य अपने पिता की मृत्यु पर बनवाया था। ठीक, यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहले मुगलकालीन मकबरा था जिसने बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया था तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार, ये देखिए, पित्रा शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक, नूरजहाँ का मतलब होता है लाइट। ठीक, इसको अकबर के बेटे ने लाइट का उपाधि दिया था। ठीक, बात यह है कि अकबर एक मेला लगवाता था, मीना बाज़ार एक लगाता था, मीना बाज़ार, जहाँ पे रॉयल लेडीज आती थी। तो वहाँ पे ये नूरजहाँ आई थी, इसका पति था शेर अफ़गान उस टाइम। तो वहीं पे जो है वहीं पे जहांगीर ने इसे देखा और जो है पसंद कर लिया, और पता नहीं कैसे कुछ संदिग्ध हालत में शेर अफ़गान की मृत्यु हो जाती है और ये नूरजहाँ से शादी कर लेता है। ठीक है, मीना बाज़ार से इसका कनेक्शन भिड़ा है। आगे चलते हैं, परचिनकारी। अच्छा, एक बात मुझे अभी पता चली कि परचिनकारी भी बोलते हैं पित्रा दोहरा को। ठीक, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी तो हमने बताया था पित्रा दोहरा क्या होता है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। देखिए एग्जैक्ट आ गया, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की क्या करेंगे? नक्काशी करना। ठीक, वही डिजाइन करना, यही है पित्रा दोहरा शैली। ठीक है, ठीक है।
जहांगीर की पत्नी जो है कौन, नूरजहां ने कराया था, है ना। नेक्स्ट वन, शाहजहाँ पे चलते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दुनिया जानती है शाहजहाँ ने कराया था। शाहजहाँ का काम जो है आर्किटेक्चर के फील्ड में है, हुमायूं का काम पेंटिंग के फील्ड में है, सब जानते हैं, ठीक है। तो लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। कह रहा है अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति, अकबर की फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसाया और 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में जो है ये बसाया था और वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है, ठीक। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला, किस आकार का? अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, आप लोग घूमे ही होंगे, ठीक। और इसका निर्माण 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा, पश्चिमी द्वार का नाम क्या? लाहौरी दरवाज़ा, और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा था, ठीक। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा था, अनोखा था क्या? अनोखा है, तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? किसने कहा भाई? तो इसमें जो आंसर दिया है वो है A.L. श्रीवास्तव। देख लेते हैं। बात यह है कि A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या है, मुगल कालीन भारत में लिखा कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही तथ्य माना जाता है ना, वास्तुकला की दृष्टि से। अभी तो हमने बताया आर्किटेक्चर के फील्ड में। और J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहाँ के काल को जो है स्वर्ण काल, ठीक, गोल्डन एज के पक्ष में नहीं है, कहते हैं ये जो है ये गोल्डन एज नहीं है। और S.R. शर्मा ने शाहजहाँ के काल को एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि स्वर्ण काल है, ठीक। नेक्स्ट वन, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क्या थी भाई? भाई इनके बीच जो झगड़े की जड़ थी ना वो कंधार थी। अब क्यों थी बताते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के। कंधार राज्य जो है ईरान के शाह और मुग़लों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुग़ल शासक तथा ईरान की शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठात्मक विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था, ठीक है। अब हम पहुंच गए औरंगजेब पे। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? भाई जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब नहीं है, दारुल इस्लाम है, ठीक है। अब जिहाद का मतलब यही है कि जो भी नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, जो भी नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको जो है मुस्लिम स्टेट्स बनाना, यही जो है जिहाद का काम था। बाकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या है। औरंगजेब जो है सरपरी एवं उत्साही सुन्नी मुसलमान था। कौन मुसलमान था? सुन्नी था, शिया तो था नहीं। उसकी धार्मिक नीति जो है सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी, ठीक है। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थन के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो गैर मुसलमानी देश के विरुद्ध जो है जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वो इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते, ठीक। देख रहे हैं इसका वो। नेक्स्ट वन, सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? किसने किया था भाई? तो ये औरंगजेब ही था, ठीक। औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को दौड़ा के मारा था बहुत बुरी तरीके से, फुल्टा आइलैंड भाग गए थे। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। मुग़लों का अंग्रेज़ों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुग़ल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चारनाक सहित अंग्रेज़ों को हुगली से खदेड़ दिया था, ठीक। शाइस्ता खान ने जॉब चारनाक को अंग्रेज़ों को हुगली से खदेड़ दिया था। मुग़ल कालीन प्रशासन के बारे में पहुंच चुके हम, बात करें थोड़ा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मुग़ल काल में बटाई शब्द का अर्थ बता दे भाई।
बटाई का क्या अर्थ है? बटाई का धार्मिक कर तो बिल्कुल लग भी नहीं रहा है। धन कर नहीं, संपत्ति कर नहीं, लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। क्या? लगान निर्धारण करने का एक तरीका था, वही तो बटाई है। तभी मध्यकाल में बटाई शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है भाई? लगान निर्धारण करने की एक पद्धति है जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच जो है होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। पहला वो फर्स्ट है नस्क या मुक्ताई या कंकूत। दूसरा है नकदी अथवा जब्ती, नकदी सिस्टम अथवा जब्ती सिस्टम। नेक्स्ट वन इज गल्ला बक्सी, गल्ला बक्सी या बटाई। अब बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरुआत की? भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो है ये जो प्रथा थी ये जहांगीर ने शुरुआत की थी। ठीक। अकबर के बाद जो मनसबदारी सिस्टम थी ना उसमें जो है आगे चल के ये 2 अस्पा सिंह अस्पा जो है सिस्टम शुरू किया था। चलिए देखते हैं क्या है ये 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात जात नहीं, ये जट है। ठीक है। देखिए 2 चीज़ें थी, एक जट एक सवार मनसबदारी सिस्टम में। जट क्या होती थी? रैंक। ठीक। रैंक दी जाती थी मनसबदारों को, उसे कहते थे जट। और सवार क्या होता था? सवार ये होता था कि मतलब कि कितने उसे घोड़े रखने हैं, कितने जो है मतलब सवार रखने हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। तो कह रहा है कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जट यानी कि पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा क्या है? इसमें मनसबदार जो होते थे उनको अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक। सवार के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते। तो सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार के 3 गुने जो है घोड़े रखने पड़ते थे। नेक्स्ट वन मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। मुहतसिब। ठीक। तो जब मैं ऐसा देखता हूँ ना तो यहाँ पे मैं मॉरल वाली कोई चीज़ें देखता हूँ कहाँ लिखा है। तो देखते हैं कहाँ पे है। सेनाधिकारी है क्या? गलत है। विदेश विभाग का मुख्य, ये भी गलत है। ठीक। विदेश विभाग का मुख्य दीवानी इंसाफ बोलते थे, क्या है? याद नहीं है मुझे अच्छे से। ठीक। अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ ये देखिए लोक आचरण की बात आई, मोरालिटी की बात आई, तो यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक। प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी है। यह कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था, इसका कार्य जो था। अब ठीक है, प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया और वेश्याओं को नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया। उसका नाम क्या रखा भाई? शैतानपुरी नाम रखा। क्या? शैतानपुरी। नेक्स्ट वन मुग़ल प्रशासन में मददे मांस इंगित क्या करता है? क्या भाई? मददे मांस। ठीक है, मांस नहीं मांस है। ठीक है। पहला है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। हाँ यही सही है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को ही बोला जाता था मददे मांस। ठीक है। देखते हैं मुग़ल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मददे मांस कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। ठीक। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का ही यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। 5वां क्वेश्चन है मुग़ल साम्राज्य में मुख्य काजी कौन था? मुख्य काजी। ठीक। मुख्य अधिकारी को ही मुख्य काजी बोलते थे। ठीक। वही उलेमाच। मुख्य काजी उल कुजात या प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों मध्यकालीन में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी भाई? क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। जाहिर सी बात है, अभी तो हम पढ़ते आए मनसबदारी का जो है मेन रोल क्या है, मेन काम क्या है? सैनिकों की सुगमता से भर्ती। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम था जिसका प्रचलन कौन किया? अकबर द्वारा किया जाता है। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित की जाती थी। पदाधिकारी का वरीयता क्रम,
जिसे हम जो जट कहते थे, दूसरा वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। ठीक, सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था और इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिए थे, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अब मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला में चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो भाई हुमायूं है, अकबर है, मेरे ख्याल से तस्वीर खाना जो चलाया था अकबर ने चलाया था। आंसर शुड बी। इसने जो है इसने तो जो है आंसर को स्टार बनाया है। देखते हैं इसका क्या कहना है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, कह रहे हैं हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था। तस्वीर खाना हुमायूं का है मेरे ख्याल से, तस्वीर खाना तो अकबर ने बनवाया था। चलिए थोड़ा आप लोग चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा तस्वीर खाना किसका है। जो इसकी पुस्तकालय से जुड़ा था, अकबर ने 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में और 1572 से 85 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशालाएँ स्थापित की। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तस्वीर खाना तो इसी का है। ज्ञातव्य है बिहार लोक सेवा ने बी माना है, अकबर को ही माना है, बिहार लोक सेवा आयोग ने ही। ठीक, इसको हम चेक कर लेंगे, आप लोग भी चेक करके बताइएगा। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया भाई? दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? शाह मंसूर तो मास्टर पेंटर था। ठीक है, अब्दुल सम्मद अमीर सैयद अली, ये भी स्टार बनाया हुआ है, लग रहा है एक से ज़्यादा है इसमें भी। सम्मद अली में से कोई होना चाहिए। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित किया, जिसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा या हमजनामा है। ठीक, कुछ स्रोतों की माने तो अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तूतीनामा का भी उल्लेख मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 में आरंभ हुआ था, ना कि हुमायूं के काल में। ठीक है, सतीश चंद्र के अनुसार अकबर के काल में। ठीक है भाई। और कह रहे बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली और बाद में अब्दुल सम्मद की देखरेख में। तो 2 लोग हो गए भाई, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। ठीक, इसलिए जो है स्टार लगाया है, मतलब कि क्या कि ये ए और सी दोनों आप विकल्प सही हैं। नेक्स्ट वन, यूरोपीय पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था भाई? तो यूरोपीय पेंटिंग का जो प्रवेश हुआ था ना, ये पुर्तगीज लेके आए थे यूरोपियन पेंटिंग, और प्रवेश जो है हुमायूं के दरबार से पहले ही अकबर के दरबार में हुआ था, क्योंकि पुर्तगीज थे ना, तो अकबर के दरबार में जो है इस पेंटिंग का प्रवेश हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया है। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश जो है पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ है ना, पुर्तगीज लेके आए थे। इसने मुग़ल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। इससे जो है मुग़ल जो चित्रकार थे वो 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। इससे जो ग्रहण किया गया विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बात, व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरी बात, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। मतलब जैसे पहले की जो पेंटिंग बनती थी ना, तो उसमें पता नहीं चल पाता था कि भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक, जब ये यूरोपियन पेंटिंग आई तो वहाँ पे जो है ये डिस्टेंस दिखाने का ये जो टेक्निक निकाले हैं कि मतलब इनके बीच में दूरी है कितनी है, क्या है, तो वहाँ से इस प्रथा का प्रारंभ हुआ और चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुग़ल चित्रकला की शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एवं यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के दरबार में जो मिस्किन था वो कौन था? एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। नाम क्या था? मिस्किन। अकबर के समय में दसवंत अग्रणी चित्रकार था। देखिए अकबर के समय के चित्रकार डी और बी याद रखना है, दसवंत और बसावंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जहांगीर के शासनकाल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जानते ही ये सब आप लोग। और जहांगीर के दरबार में एक मास्टर पेंटर था, उसका नाम था शाह मंसूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया दसवंत एवं बसावंत से।
ठीक, कह रहा है कि जो है ये किसके चित्रकार थे, तो अभी तो बताया भाई, इनका नाम याद रखना है और ये चित्रकार भी किसके हैं, अकबर के। ठीक है, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, कुछ ठीक ठाक चीज़ें दिख रही हैं। दशवंत जो एक कहार का बेटा था, अकबर ने अकबर इसके काम से इतना प्रभावित हुआ कि बोला कि आओ तुम्हारे यहाँ जो है चित्रकार बन जाओ, अग्रणी चित्रकार। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1858 में आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम जो है अबुल फजल ने अपनी पुस्तक, अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी, एग्जाम में पूछा जाता रहता है, में गिनाए हैं। इसमें नाम लिखा है दशवंत बसवान का सबसे पहले, फिर केसू या केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जो मिस्किन कौन था अभी तो पढ़ के आए पीछे, पुर्तगीज जो है पेंटर था, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ और महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश, ये सारे लोग जो है ये जो है चित्रकार थे। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखी। नेक्स्ट वन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे थी, तो दुनिया जानती है जहांगीर के नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पे थी। ठीक है, शाहजहाँ के नेतृत्व में तो आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला शीर्ष पे थी, है ना। कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, इतना ही इम्पोर्टेंट है जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया भाई, अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनरोहण का जो ये चित्र बनाया है अबुल हसन ने, है ना, कि सिंहासनरोहण कर रहा है जहांगीर, उसका चित्र बनाया है। तो ये जहांगीर की जो आत्मकथा है तुझकी जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया है। और जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये तो बात हो ही चुकी है। ठीक है, अब हम मुगलकालीन साहित्य लिटरेचर में पहुंच चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो भाई कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये तीनों लिखी गई हैं। ठीक, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तीनों लिखी गई। साहित्य लहरी किसकी है, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, मतलब सूर सारावली, ये सब किसके हैं, सूरदास के हैं। इसको हटाओ ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जितना लिखा है इससे ज़्यादा ही बता दिया मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में। अगला कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो भाई दुनिया जानते हैं गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, गुलबदन बेगम ने की थी। और ये किस भाषा में, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, मेरे ख्याल से ये तुर्क फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक, हुमायूं नामा की रचना की थी जो फारसी भाषा में है। किस भाषा में, फारसी, पर्शियन लैंग्वेज में है। ठीक, और बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राज्य काल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उससे लेखबद्ध करके उनकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। नेक्स्ट वन, तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा जो है उससे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो भाई तबकाते अकबरी जो है आसे अकबरी आसे अहमद, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट वन, आईने अकबरी कौन लिख रहा है, आईने अकबरी तो लिख रहा है भाई अबुल फजल। ठीक, अभी पीछे हमने देखा ही, जिसमें जो है पेंटर्स के नाम भी दिए गए थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था अकबरनामा। हाँ, ये बात पूछा जाता है एग्जाम में भाई, अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है आईने अकबरी। ठीक, और इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फुतूहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, फुतूहाते आलमगीरी ये लिखी गई है भाई ईश्वरनाथ नागर के बारे में। ठीक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं क्या है। फुतूहाते आलमगीरी पुस्तक जो है ईश्वरनाथ नागर द्वारा लिखी गई है, जो लंबे समय तक जोधपुर ज़िले के एक मुग़ल अधिकारी थे।
इस कृत में औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़वादी और संप्रदायवादी और क्या यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया। ज्ञातव्य है कि फुतुहात आलमगीरी में सम्राट को ना तो इस्लाम के समर्थक और ना हिंदू धर्म के उत्पीड़न के रूप में दर्शाता है। ठीक, इसके अलावा ना तो शिवाजी के साथ संघर्ष और ना ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखा गया है। नेक्स्ट वन, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? भाई ये देखिए, सब कुछ तो लगभग आपको पर्शियन में मिल जाएगी, लेकिन तुझके बाबरी जो है ये तुर्किश भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुझके बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगतई तुर्की में लिखा था। ठीक है, चगतई तुर्की में। इसकी फ़ारसी अनुवाद जो है अकबर के शासनकाल में किया गया। अब्दुल रहीम खाना ने इसका जो है फ़ारसी अनुवाद किया। ठीक, अब्दुल रहीम खाना ने, जबकि बाबर ने नामा का जो अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था वो किसने किया? जॉन लेडेन और विलियम एस्कर ने।